हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवाला। सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और ये जो सेशन है यार, ये जो सेशन है ये टेक्निकल सेशन से थोड़ा सा हटके है, राइट? क्योंकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक क्वेश्चन बड़ा बड़ा ही कॉमन आपके पास क्वेश्चन रहता है, राइट? कि सर कॉलेज के साथ जो गेट की जो प्रिपरेशन है वो पॉसिबल है क्या? क्या कॉलेज के साथ हम गेट की प्रिपरेशन करके एक अच्छा रैंक हम निकाल सकते हैं क्या? राइट। तो यार यहाँ पे ना मेरा आंसर इस क्वेश्चन के लिए है, यस आप कर सकते हो, लेकिन ना कुछ बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट। अगर आप ये सोच के गए हैं कि कॉलेज लाइफ में मेरे को एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ जीनी है, तो यार उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। राइट। तो आपको कुछ डिसिप्लिन हैं, थोड़े से डेडिकेशन आपको दिखाने पड़ेंगे टूवर्ड्स द गेट प्रिपरेशन। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो यस ये पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे हमारे कैरियर में, मतलब जो हमारा जो भी टीचिंग कैरियर है, ठीक है, 9 साल 10 साल का, उसमें ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज के साथ साथ, राइट, कॉलेज कर भी रहे हैं और साथ में उन्होंने क्या किया, साथ में उन्होंने गेट में अच्छी रैंक निकाली भी है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। राइट। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि सर गेट की जो प्रिपरेशन है वो हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, हम कॉलेज अभी हमारा चल रहा है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के हैं, फोर्थ ईयर के हैं। तो सर कॉलेज के साथ अगर मैं गेट का जो प्रिपरेशन है करना चाहता हूँ, तो जो बेस्ट टाइम है वो बेस्ट टाइम क्या है? राइट, मतलब मैं कब से स्टार्ट कर सकता हूँ? तो देखो इसका भी आंसर है कि हाँ आप स्टार्ट तो कर सकते हो। देखो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। राइट। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना वो आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपको ना जो गेट का जो सिलेबस है, राइट, गेट का सिलेबस है, तो पहले तो आप कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो आप करो। पहले तो छोटी छोटी चीजें आप करो। जैसे कि आपके पास जो गेट का सिलेबस है, गेट का सिलेबस पहले आप देखो यार, कि जो आपका जो गेट का सिलेबस है, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल का सिलेबस आप थोड़ा सा देखो, अगर आप सिविल वाले हो तो सिविल का सिलेबस आप देखो, या फिर एक्स वाई जेड आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो पहले आप ना उसके सिलेबस को थोड़ा सा थॉरो करो। क्योंकि देखो जब सिलेबस आप देखते हो ना तो सिलेबस से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि अगर आप लेट अस एज्यूम आप फर्स्ट ईयर में ही हो, या जस्ट फर्स्ट ईयर आपने क्रॉस किया हो, जस्ट आपने फर्स्ट ईयर क्रॉस किया है और आप सेकंड ईयर में एंटर कर रहे हो, तो जब आप सिलेबस देखते हो ना तो सिलेबस देखने के बाद आपको ना एक कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देखते हो, ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देखते हो, तो मैथमेटिक्स का जब सिलेबस आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आता है, अच्छा मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको दिख रहा है कि अच्छा वेक्टर कैलकुलस है। यार ये वेक्टर कैलकुलस तो मैंने अपने सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे पढ़ा है, राइट। अच्छा ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने किया हुआ है। अच्छा ये मैट्रिक्स है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो आप ये चीज फील करते हो कि जब आप गेट का जो सिलेबस है, गेट के सिलेबस को जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये वही चीजें हैं, ये वही चीजें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं सेमेस्टर में पढ़ा है, राइट। तो देखो गेट का जो सिलेबस है वो ऐसा नहीं कि आपके जो 4 साल का जो आप इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके बाहर का होता है। इवन आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस का जो पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस का जो पार्ट होता है, वो थर्ड ईयर तक का जो सिलेबस आपका होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस, आई कैन से 90 से 95% जो सिलेबस है आपका थर्ड ईयर तक का ही सिलेबस है, राइट। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में, चलो आपने M1 पढ़ लिया होगा, M2 पढ़ लिया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने बेसिक सब्जेक्ट, जो बेसिक इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपने किया होगा, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया वो आप पढ़ते हो, है ना। कहीं कहीं पे आपके पास बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास थर्मोडाइनमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास जब फर्स्ट ईयर में आप होते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में आप जो इंजीनियरिंग का जो बेसिक्स है उसको आप कवर करते हो, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में सिलेबस रहता ही है। और जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हो, तो एक्चुअल में आप जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस ब्रांच की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होती है। और आप ये चीज फील करते हो यार कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हो तो थर्ड सेमेस्टर में उस ब्रांच का जो बेसिक सब्जेक्ट होता है, बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट्स बोलने से मेरा मतलब ये है कि अगर उस सब्जेक्ट को आप कर लेते हो तो उससे रिलेटेड आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपके पास बेसिक्स होते हैं। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैकेनिकल सिविल वालों के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, राइट। इसके अलावा आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपके पास हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जिनका आगे कहीं ना कहीं आप इन सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है उनको और दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज करोगे, राइट? तो होता क्या है, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन सब्जेक्ट में पकड़ थोड़ी अच्छी हो गई है तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं जाती है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट, तो ये चीज भी आप फील करते हो कि ये जो बेसिक सब्जेक्ट है, अगर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूं या फोर्थ सेमेस्टर में हूं, तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट है, ये बेसिक सब्जेक्ट भी आपके पास गेट का पार्ट है। तो जब ये बेसिक सब्जेक्ट्स आपके पास गेट का अगर पार्ट है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक बार गेट के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो ये सब्जेक्ट फिर आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना दिक्कत नहीं देगा। तो कॉलेज के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो कॉलेज के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप गेट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, है ना? गेट की जो प्रिपरेशन है वो तो आप कर ही रहे हो, साथ में आपका जो कॉलेज का जो प्रिपरेशन है वो अलग लेवल पे चले जाता है, राइट? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि होता क्या है आपके पास, जब आप गेट के प्रिपरेशन में जब आप चले जाते हो, है ना? मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपके पास हर सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट को आप गेट के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हो ना, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप गेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो, तो आपका जो अप्रोच होता है, जो थिंकिंग होती है, वो टोटली आपके पास एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अलग डायरेक्शन, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपका लेवल जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास बढ़ जाता है। तो उससे आपको फायदा क्या होता है पता है? आप उससे फायदा ये होता है कि जो आपके यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, वो आपको बड़ा ही आसान लगने लग जाए, बड़ा ही आसान लगने लग, राइट? और एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे बोलूंगा, राइट, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही रहे हो, जब आप कॉलेज कॉलेज के दौरान हो, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि कॉलेज के साथ क्या प्रिपरेशन की जा सकती है। तो उन बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें करिए यार, ये आपको बहुत ज्यादा ना, ये आपका जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपको, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास देखो गेट का पेपर तो अवेलेबल है ना? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, गेट पेपर दे रहे हो, तो ऑनलाइन आप देखोगे तो आपके पास जो पेपर है वो पेपर अवेलेबल है। तो लेट अस एज्यूम आपने, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो थर्ड सेमेस्टर में तो आपने मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड आपने, चलिए आपने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, ठीक है, कवर हो गया आपका थर्ड सेमेस्टर में। तो अब आपके पास, जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो आपने दे दिया है, अब आप थोड़ा सा जाके ना जो गेट का जो पेपर होता है, गेट के पेपर को जरूर देखिए कि उसमें आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आता है कि ये वही चीजें हैं जो मैंने अपने सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, ये वही चीजें हैं जो सेमेस्टर में मैंने पढ़ी हुई है। हो सकता है कि उस टाइम पे आपका क्वेश्चन ना बने, लेकिन कम से कम दिमाग में आपके पास ये चीज आता है, यार सिलेबस कहीं बाहर का नहीं है, सिलेबस वही चीज है जो मेरे सेमेस्टर का सिलेबस होता है, वही सारी चीजें मेरे गेट के सिलेबस में, राइट? तो अगर आप दोनों चीजों को मैनेज करोगे, अगर आप कॉलेज की प्रिपरेशन को भी मैनेज कर रहे हो क्योंकि कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, और आप गेट की प्रिपरेशन को भी मैनेज कर रहे हो, तो थर्ड ईयर में क्योंकि आप थर्ड ईयर में आप गेट का एग्जाम दे सकते हो, है ना? कुछ टाइम तक पहले क्या हुआ था आपके पास, आई थिंक 2012 के बाद आप थर्ड ईयर में जब हो तो आप गेट का एग्जाम नहीं दे सकते थे, फाइनल ईयर वाले या पास आउट बच्चे ही आपके पास गेट का एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब आपके पास है कि आप थर्ड ईयर में हो तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। तो देखो मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि इससे बेनिफिट आपको क्या हो रहा है, अगर आप एक बार कॉलेज की प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन दोनों को अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, दोनों को अगर आप मैनेज कर, ठीक है, तो थर्ड ईयर में आप एक अच्छे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आप गेट का पेपर दो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप थर्ड ईयर में ही फोड़ दोगे, ठीक है? कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है कि आपके पास थर्ड ईयर में ही फोड़ दे, ठीक है, ये भी पॉसिबल होता है यार, थर्ड ईयर में भी फोड़ना पॉसिबल होता है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे थर्ड ईयर में फोड़ दे, और उसके बाद अगर कुछ बच्चों का, ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका थर्ड ईयर में चलो उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया या उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, वो एक अलग लेवल पे होगा, राइट? और ये आपको बेनिफिट होगा जब आप फाइनल ईयर में गेट अटेम्प्ट करोगे, फाइनल ईयर में जब आप पेपर दोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा वो टोटली डिफरेंट, राइट? तो आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देखो मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं गेट की, जितना जल्दी आपको लगता है, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, यस आप स्टार्ट कर सकते हो, आप सेकेंड ईयर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उन बेसिक सब्जेक्ट्स पे आप पहले फोकस करिए, ठीक है? मैथमेटिक्स, आपके पास, आपको पता है कि अगर आप गेट का सिलेबस अगर आप देखते हो तो आपके पास जो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 से 13 नंबर आपके पास गेट का जो पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स होता है, 12 से 13 नंबर का। और वो मैथमेटिक्स है क्या? वो मैथमेटिक्स वही मैथमेटिक्स है जो आप M1 में पढ़ते हो, M2 में पढ़ते हो, आप M3 में पढ़ते हो, वही मैथमेटिक्स है।
राइट। तो जब आप कॉलेज लेवल पे मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हट के आप गेट के पेपर को देखो, वहां पे आपको समझ में आएगा अच्छा इस लेवल का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको बेनिफिट होगा। राइट। चलिए, तो थोड़ा सा ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ बताया है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप कॉलेज में क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपके पास जो प्रिपरेशन है, आपकी एक प्रिपरेशन एक स्मूथ वे में जाए। राइट। कॉलेज का जो टाइम है, कॉलेज के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने भी जब मैं थर्ड ईयर में था तो थर्ड ईयर में, क्योंकि मेरे टाइम पे भी थर्ड ईयर में गेट दे सकते थे। राइट। मैं 2011 2012 की बात बता रहा हूँ, 2010 के आसपास की बात। उस समय भी आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में आप हो तो गेट का एग्जाम थर्ड ईयर में आप दे सकते थे, तो मैंने भी थर्ड ईयर में दिया है ना। थर्ड ईयर में हालांकि उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं अब अगली बार अगर मैं गेट का एग्जाम दूंगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मैं कर लूंगा। राइट। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉलेज के साथ, आप कैसे जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आप स्मूथ वे में ले जा सकते हो, ठीक है। कॉलेज की चीजें कैसे मैनेज आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, आप पढ़ते कब हो, है ना, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, सबको पता है, ठीक है ना, कि जब आपका जब एंड सेमेस्टर होने वाला रहता है तो एंड सेमेस्टर के लिए आप एक्चुअली पढ़ते क्या हो। अगर आपके पास, मैं ऑन एन एवरेज मानूं कि 4 से 5 महीने का आपका सेमेस्टर है ना, जो कि जनरली आपके पास रहता है, 4 से 5 महीने का आपके पास ड्यूरेशन रहता है एक सेमेस्टर का, तो आपको पता है आप पढ़ाई जो है वो कब करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आप डे वन से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको बाकी लोगों से अलग करेगी, है ना। क्योंकि आपको पता है यार, अम, इतने लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इतने लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बट कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास भीड़ से अलग दिख पाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यही एटीट्यूड, यही अप्रोच, ठीक है। ये आपके पास जरूरी होता है आपको भीड़ से अलग दिखने, राइट। तो कॉलेज के साथ क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूं, ठीक है। कोशिश करेंगे उन चीजों को इंप्लीमेंट करने का, है ना, उन चीजों को अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए आप सेकेंड ईयर से, ठीक है, सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम, ये आपका बहुत ही अच्छा टाइम है जिसपे आप गेट की जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब देखो इससे फायदा यही होगा कि अगर आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तो आप थर्ड ईयर में गेट दे सकते हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। एक हाँ है कि चलो यार मैंने 100% सिलेबस तो नहीं कवर किया, लेकिन अगर मैंने 50% 60% 40% सिलेबस भी अगर मैंने कवर किया है तो आपका एक रहेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, ठीक है। जब आप थर्ड ईयर गेट के एग्जाम में आप बैठते हो तो, ठीक है, थर्ड ईयर में आप गेट का एग्जाम दे रहे हो तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप एग्जाम में बैठ पाओगे, राइट। तो सेकंड ईयर मेरे हिसाब से सेकंड ईयर सबसे बेस्ट टाइम होता है गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की, राइट। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्ड ईयर में ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड ईयर में आपने फोड़ दिया, जरूरी नहीं है। लेकिन थर्ड ईयर में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो थर्ड ईयर में जब एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एक आपने 40% 50% सिलेबस कवर किया और उसके बाद आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई भाई, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाएगा कि जब मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा तो उस नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो जो रैंक आया था पहले उसको तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मतलब मैं फोर्थ ईयर में जब होऊंगा तो मैं तो एग्जाम को तो फोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, राइट। इसके अलावा आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो सिलेबस होता है ना, जो सिलेबस होता है, जो गेट का जो सिलेबस होता है यार, है ना, मेनली आपके पास मैक्सिमम जो सिलेबस होता है 90 से 95% जो सिलेबस होता है वो आपका थर्ड ईयर तक कवर हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत एक आध सब्जेक्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत 5%, ठीक है, या 10% के आसपास बात करें तो फाइनल ईयर का आपके पास सिलेबस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस रहता है वो आपके पास थर्ड ईयर तक का ही रहता है, राइट। तो जब आप प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हो तो इससे फायदा ये होता है कि आप सिलेबस को, ठीक है, सिलेबस को आप अपने कॉलेज के साथ, कॉलेज में जो आपका सेमेस्टर है, राइट, और सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ साथ आप अपने गेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आप रेडी कर सकते हो। इससे आपको एक्स्ट्रा एज ही मिलता है, जब आप सेमेस्टर एग्जाम भी देते हो तो आपको एक्स्ट्रा एज ही मिलता है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, फिर बहुत ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेशली जब मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है जैसे मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मैं गेट की प्रिपरेशन में उस लेवल पे कर रहा था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो, क्योंकि गेट एग्जाम इज मोर और लेस न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम है ना, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है कि जब आपके पास, जब कॉलेज में आपके पास ये सेमेस्टर एग्जाम में जब आपके पास न्यूमेरिकल आपसे आता है तो आपको बहुत ज्यादा ना दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और क्या होता है, जिन बच्चों में न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती ना उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है न्यूमेरिकल को बनाने में,
राइट? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल को सही बना ही नहीं पाते, ठीक है? इवन उनको यूनिट कन्वर्जन तक नहीं आता है, राइट? तो देखो बेनिफिट बहुत सारे हैं, बेनिफिट आपके पास बहुत सारे, अगर आप ये सोच रहे हो कि गेट के एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ गेट के अकॉर्डिंग ही सोच पाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने सेमेस्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा आपके पास देखो क्या होता है कि देखो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके पास प्लेसमेंट, जब कॉलेज में आपके पास जिस भी कॉलेज से आप हो, तो फाइनल ईयर में जब आप होते हो तो कहीं न कहीं आपके पास प्लेसमेंट का एक थोड़ा-सा प्रेशर भी रहता है, थोड़ा-सा फैमिली का भी रहता है कि भई नहीं, कॉलेज अच्छी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो यार प्लेसमेंट लेके तो निकलना है। जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो ना, तो उसमें प्लेसमेंट का आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि जो भी आपका प्लेसमेंट होना है, वो प्लेसमेंट आपके पास फाइनल ईयर में होना है, राइट? तो जब फाइनल ईयर में प्लेसमेंट होना है, आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत चिल हो यार, बहुत चिल हो आप। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको प्लेसमेंट का प्रेशर है ही नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इस समय ना अपनी जो गेट की जो प्रिपरेशन है, उसको एक स्मूथ वे से आप गेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट टेंशन, ठीक है? और उसके बाद जब आप फाइनल ईयर में होंगे, तो फाइनल ईयर में जब आपके पास कंपनीज़ आएँगी, जब प्लेसमेंट होगा, तो उस समय आप प्लेसमेंट फोकस कर राइट? अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर आप गेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो बेस्ट टाइम जो होता है, द बेस्ट टाइम इज़ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर से आप स्टार्ट कर लो। है ना? और कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? ये भी रहता है कि सर किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप बोलोगे ना, तो वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है, वेटेज वाला सब्जेक्ट मैं बोलूँ, या फिर अगर मैं ये बात भी बोलूँ कि आपके पास यार कि मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आपका यूज़ होता है। आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो। क्योंकि मैथमेटिक्स का फ़ायदा क्या होता है, मैथमेटिक्स आपके पास नो डाउट आपको जो हाईएस्ट वेटेज है, ठीक है? जो 13 आपके पास 13 नंबर, 14 नंबर का जो आपके पास मैथमेटिक्स जो आपसे पूछा जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन तो हो ही रही है। साथ में जब आप मैथमेटिक्स में आपकी कमांड अच्छी हो जाती है, तो बाकी सब्जेक्ट में अगर उस मैथमेटिक्स का यूज़ भी हो रहा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो बेसिक सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से अगर आप गेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं आप कॉलेज पे, तो बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो। क्योंकि मैथमेटिक्स में ना, क्योंकि देखो जो इंजीनियरिंग में जो बच्चा आता है ना, उसको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स तो आता है। मैं ये मान ही नहीं सकता वो बच्चा ये बोलेगा कि सर मैथमेटिक्स मेरे को नहीं आता। अगर आप इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स डोमेन से हो, मैथ्स लिए थे आप 11th-12th में, ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता। आता है आपको मैथमेटिक्स, ठीक है? बस हाँ, वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल पे आपको जाके प्रिपरेशन, राइट? क्योंकि जो M1, M2, M3 रहता है, जब आप कॉलेज में मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 3 रहता है, थोड़ा-सा आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स होता है, ठीक है? और वही आपके पास जो गेट का सिलेबस है, तो उसमें भी वही चीज़ें रहती है। तो आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आपको लग रहा है अगर आप मैकेनिकल सिविल वाले हो, तो और बेसिक सब्जेक्ट अगर मैं बताऊँ जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट्स होता है ना? आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, रिएक्शंस निकालना, ठीक है? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में। मैं अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूँ या स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करूँ, या फिर अगर मैकेनिकल वालों के लिए मैं अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, राइट? वही अगर मैं बेसिक सब्जेक्ट की बात करूँ जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो ये ऐसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, राइट? जिनका आपको यूज़, जिनके कॉन्सेप्ट का यूज़ आपको आने वाले सब्जेक्ट्स में मिलेगा ही मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि बिना थर्मोडायनामिक्स पढ़े आप रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग पढ़ लोगे, या बिना थर्मोडायनामिक्स पढ़े आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते। उसके जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होंगे। तो जब आप सेकंड ईयर से जब स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक सब्जेक्ट, जो भी आपको पसंद है। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैथमेटिक्स थोड़ा पसंद रहता ही है, स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स। और देखो स्टार्ट जब आप करोगे ना, तो एक चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। ये नहीं करना है। ठीक है? आप पढ़ो, कोई एक टॉपिक आप कर रहे हो ना, लेट अस अज़्यूम आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा। लेट अस अज़्यूम। तो जब वेक्टर कैलकुलस आप पढ़ रहे हो, तो वेक्टर कैलकुलस में आपने बेसिक्स पढ़ा, है ना? कर्ल निकालना सीखा, डाइवर्जेंस निकालना सीखा। इसके अलावा आपके पास ग्रीन्स थ्योरम हो गए, स्टोक्स थ्योरम हो गए। तो जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है, वो आपने कवर कर लिया। बस ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर लिए। सॉरी, आप दूसरे टॉपिक में चले गए। पहले यार वो टॉपिक आपका कवर हो गया ना, उसके बाद आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, यार पहले ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बना लो। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब सक्षम होते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस टोटली एक अलग लेवल पे चला, राइट? क्योंकि आप क्या होगा, आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है। से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप देखो आपने जो पढ़ा है, क्या उस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में, आपके गेट के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन्स आते हैं?
आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस? क्या आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हैं? अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है, आप, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल पे चला जाएगा। इवन आपको ना आपका जो, आई कैन से, जो एफिशिएंसी है ना, जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूं उससे मेरे क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, वो मोटिवेशन आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप पहले 2 घंटा बैठ रहे थे, अब हो सकता है कि आप 3 घंटा बैठोगे, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा, राइट? तो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या उन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करते चलो, ठीक है, साइमल्टेनियस। नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप पढ़ोगे, हो सकता है कि आप दिन वीडियो देख रहे हो, उस दिन आप मोटिवेट हो जाओगे, उस दिन आप मोटिवेट हो जाओगे, हाँ सर करना है, मैं कर रहा हूं सर। लेकिन क्या होता है ना, ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये मोटिवेशन आपके पास टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। आपको परमानेंट जो मिलेगा ना, वो अपने आप से ही मिलेगा यार। जब आप मेहनत करोगे, जब आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी, ठीक, वहां से आपको परमानेंट मोटिवेशन, और परमानेंट मोटिवेशन एक लॉन्ग टर्म में है ना, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास टेम्पररी मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। ठीक है, एक दिन के लिए आप मोटिवेट हो गए, 2 दिन के लिए आप मोटिवेट हो गए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में मोटिवेशन चाहिए, वो आपको खुद के अंदर से ही मिलेगा। और खुद के अंदर से तभी आएगा जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, जब आप जो पढ़े हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए परमानेंट मोटिवेशन, राइट? तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके पास ये कि सर, ठीक है, कॉलेज टाइम पे तो प्रिपरेशन की बात तो सही है, बट वो जो कॉलेज टाइम होता है, उस कॉलेज टाइम को हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 4 महीने का आपका सेमेस्टर है यार, तो 4 महीने में ऐसा नहीं होगा कि आप 4 महीने में डे 1 से आप कॉलेज के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हो। नहीं करते मेरे भाई, नहीं करते, है ना? आप पढ़ोगे कब? जब आपको 15-20 दिन पहले जो पीएल आपको मिलता है, जो प्रिपरेशन लीव आपको मिलता है, या कभी आपके कॉलेज में अगर क्लास टेस्ट हो रहा होता है, सीटी हो रहा होगा, है ना, माइनर्स होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो हमने भी इंजीनियरिंग की, हमको भी पता है। आप ये मत बोलना कि सर ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो डे 1 से पढ़ता हूँ सर, है ना, हमको भी पता है वो चीजें, हमने भी वही चीज की हुई है, ठीक है ना? तो इन चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो प्रिपरेशन होती है ना, जो सेमेस्टर की आप प्रिपरेशन कब करते हो, जो वो 15-20 दिन बचा रहता है, कुछ लोगों को तो उसी टाइम पे सिलेबस याद आता है, अच्छा ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है। तो कॉलेज टाइम को कैसे इफेक्टिव यूज करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये जो है ना, कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कॉलेज टाइम जो है वो इंजॉय इंजॉय, मतलब वो लाइफ वहां जीने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं, लेकिन पता है उनको प्रॉब्लम, उनको उस चीज का रिग्रेट मैं बोलूं, या फिर मैं बोलूं वो चीजें जो कब फील होगी पता है, जब वो फाइनल ईयर क्रॉस कर चुके हो, राइट? अगर वो आप कॉलेज टाइम को आप एकदम ऐसा मान के चलो कि हाँ ये तो मेरा मस्ती का टाइम है, ये तो मेरे इंजॉयमेंट का टाइम है ना, जो जैसे मूवीज में आपको दिखाया जाता है कि कॉलेज लाइफ में आप पहुंच गए हो, तो कॉलेज लाइफ में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप मौज कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, तो आप फिर ना फाइनल ईयर जब आप क्रॉस कर चुके होंगे ना, देन उसको आपको डेफिनेटली रिग्रेट फील होगा कि उस टाइम पे मेरे को लगता है कि सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेनी चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे जो थोड़े से सिंसियर होते हैं, थोड़े से सिंसियर होते हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ करना है, तो ये जो सेशन है ना, ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ करना है, कॉलेज टाइम है तो कॉलेज टाइम को यूज करना है, ये उन बच्चों के लिए सेशन। आपने एक मूवी देखी होगी ना, रंग दे बसंती, आप लोगों ने शायद देखी होगी, उस मूवी में एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है ना, कि भाई एक जो कॉलेज का जो गेट होता है ना, कॉलेज के गेट, कॉलेज के का जो गेट है ना, उसके एक साइड जब आप कॉलेज साइड में होते हो ना, तो आप जिंदगी को नचाते हो, लेकिन जब आप दूसरी साइड में आप चले जाते हो ना, तो जिंदगी आपको नचाती है, राइट? ये डायलॉग बिल्कुल सत्य है दोस्त, बिल्कुल ट्रू है ये डायलॉग, राइट? कि अगर आप कॉलेज के एक साइड में हो ना, आपको लगता है यार यही जिंदगी है, यही कॉलेज है, यही जिंदगी है, आपको लगता है ऐसा, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही मौज, यही मस्ती, अरे यही तो चाहिए था। लेकिन जब आप फाइनल ईयर, जब आप क्रॉस हो जाओगे ना, जब आप फाइनल ईयर निकल जाओगे, जब आप देखोगे यार जहां जा रहा हूँ सब इंजीनियरिंग ही किए हुए हैं, और तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब इंजीनियर्स हैं, तब आपको रियलाइज होगा। और उस समय जब आप, जब 1 साल के बाद आपका कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल के बाद आपका कुछ नहीं हो रहा है, 3 साल के बाद आप कुछ नहीं हो रहा है, जब आप फ्रस्ट्रेशन लेवल जब आप देखोगे ना, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कहीं से कहीं चला जाएगा, राइट? तब आपको दुखेगा, तब आपको रिग्रेट होगा,
इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इंजॉय करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो होता है ना बैलेंस, आप कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करो और अपनी स्टडी को भी इंजॉय करो, आप अपनी पढ़ाई को भी इंजॉय करो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ मत जियो, बिल्कुल नहीं, मैंने भी जी है कॉलेज लाइफ, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी टीचर है सबने कॉलेज लाइफ जी है यार। लेकिन कॉलेज लाइफ और जिंदगी, है ना, कॉलेज लाइफ और कैरियर के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, राइट? एक बैलेंस बना के चलो आप, कि हाँ कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में हम अपना कैरियर पे भी फोकस कर, राइट? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो कॉलेज टाइम होता है उस कॉलेज टाइम को आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय का बोलने का मतलब मेरा ये है कि कैरियर और कॉलेज टाइम दोनों के साथ आपको एक प्रॉपर बैलेंस बैठाना है, ठीक है? कॉलेज में आप क्या क्या चीजें करिए से आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन एक स्मूथ लेवल पे जाए, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉलेज टाइम को कैसे एफिशिएंटली आपको यूज करना है ना, कॉलेज टाइम को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, तो देखो एक जो पंगा होता है ना कॉलेज में वो अटेंडेंस को लेके होता है ना? अटेंडेंस को लेके ये पंगा होता है कि भाई अटेंडेंस आप इतना परसेंट मेंटेन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको जो सेशनल मार्क्स होते हैं, जो आपके पास प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, है ना, थ्योरी में तो चलो ठीक है, जहाँ पे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसका, है ना, क्योंकि आप अटेंडेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप टीचर की नज़रों में हो, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं होता है, ठीक है, तो ना थोड़ा अटेंडेंस भी आपको मैनेज करते हुए चलना है, अटेंडेंस को आपको मैनेज करना हुआ है। आपको पता है यार, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको 90-95% अटेंडेंस आपको बना के चल, है ना? कॉलेज में अगर आपको बोला है कि भाई 65-70% अटेंडेंस नेसेसरी है, आपको ये मेंटेन करना ही है, तो आपको 60-65% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? तो अटेंडेंस जो है यार वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज में बोला गया 60-65% अटेंडेंस मेंटेन करना है और आप एकदम 90-95% जाके अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो और आप एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हो कि मैं गेट की प्रिपरेशन भी कर लूँ। थोड़ा बहुत आपको वहां पे बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, 60-65% बोला गया था, मैं उतना अटेंडेंस मेंटेन करूंगा, ठीक है, और उसके बाद बाकी का जो टाइम होगा उस टाइम में जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, उस पर मैं मेहनत करूंगा, राइट? तो थोड़ा सा अटेंडेंस के लिए ना, अटेंडेंस आपको थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। अटेंडेंस ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉलेज में जरूरी होता है, मैं भी इस चीज को मानता हूं कि अटेंडेंस जरूरी होता है, ठीक है, कई बार आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो अटेंडेंस के बेसिस पे ही डिसाइड होते हैं, तो अटेंडेंस आपको उतना मेंटेन करना है जितना आपको कॉलेज में बोला गया है, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपके पास देखो शॉर्ट नोट्स, है ना, शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट, है ना, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए किसी दिन आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, 2 घंटे की पढ़ाई की, तो आप एक काम करो, जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद के बनाओ, क्योंकि देखो क्या होता है जब आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो ना, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे मैं क्या चीज लिखा हूँ, है ना, कहाँ पे मुझे लगता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं उन चीजों को हाईलाइट कर पाता हूँ, ठीक, तो खुद के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और यही शॉर्ट नोट्स को जब आपको रिवीजन की जरूरत आती है ना, तो आप ऐसा नहीं करते हो कि आपके पास यार फिर से ना, अगर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो आपके पास जो नोट्स है, आपका जो नोट्स है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो मल्टीपल रिवीजन के लिए वही शॉर्ट नोट्स आपका काम आता है, और शॉर्ट नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए, राइट? तो जब भी आप देखो, आपने 2 घंटा या 3 घंटा आपने सब्जेक्ट पढ़ा, राइट, अब आप उसको ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको, मुझे नहीं लगता जो भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा उस 2 घंटे 3 घंटे में 20 से 25 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगता उससे ज्यादा टाइम, अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप बना रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं जब एक सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, या मैं 2 सब्जेक्ट में खत्म कर लूंगा फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तो डेफिनेटली ना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आपको क्या होगी, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, वो आपको ना बर्डन लगने लग जाएगा, क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट, मैं तो बोल रहा हूँ यार, एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाना आसान होता है, लेकिन अब एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको वो बर्डन लगने लग जाएगा, राइट, कि यार मेरे को पूरा का पूरा नोट करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो साथ में पैरेलली आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो वो जो ब्रांच है उस ब्रांच में आपके पास 12 से 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंडिविजुअल कॉपी लेने से बेटर ये होता है, इंडिविजुअली आप अगर आप जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बढ़िया से आप 400-500 पेज की एक कॉपी ले लो,
है ना? जैसे मैंने अपने टाइम पे यही किया था। मैंने ना 400-500 पेज की कॉपी लिया था और उसको मैंने क्या किया था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया था। अगर मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं तो मैंने 12 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया कि हाँ, ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का मैं इसमें पर्टिकुलर पार्ट में लिखूँगा, इस सब्जेक्ट का इस पार्ट में लिखूँगा, इस सब्जेक्ट का इस पार्ट में लिखूँगा। तो इससे पता है फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार क्या होता है पता है? आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसके बाद आपको पता ही नहीं कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स कहाँ पड़े हुए हैं। इंजीनियर हो मुझे पता है। मुझे पता है ये चीज़, ये मत बोलना कि सर मैं तो बहुत सँभाल के रखता हूँ। आप कितना सँभाल के रखते हो मुझे पता है ना? क्योंकि मैं भी वही हूँ यार, है ना? तो देखो अगर आप अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग आप बना रहे हो, तो दिक्कत उसमें ये है कि में ये हो गया कि हो सकता है कि कोई आपका शॉर्ट नोट्स खो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या किया था क्योंकि मुझे पता था, राइट? तो मैंने क्या किया था मार्केट से 400-500 पेज की कॉपी एक डायरी जो आती है वो डायरी मैंने ले लिया था, राइट कर दिया था और मैं सारे सब्जेक्ट का मैं उसी कॉपी में ही लिखता था। उससे क्या होता था, जब मैं रिवाइज़ करता था तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट होता था ना, है ना? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप गेट एग्ज़ाम के बाद और कोई एग्ज़ाम इन फ्यूचर में फाइट नहीं करोगे। हो सकता है कि कल के दिन में आपके स्टेट में अगर कोई वैकेंसी अच्छी वैकेंसी निकलती तो आप स्टेट के एग्ज़ाम फाइट करोगे। कल के दिन में आपके पास सेंट्रल पे अच्छे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ हो गया, आईएसआरओ हो गया, बार्क हो गया और जो भी एक्स वाई ज़ेड आपके एग्ज़ाम्स निकलेंगे, आप उनको भी फाइट करोगे। राइट तो एक कॉपी अगर आपके पास वो एक कॉपी है शॉर्ट नोट्स की तो उसका फायदा यही होगा कि वो जो कॉपी है ना वो कॉपी आपके लिए ना मैं बोलूँ कि आपके लिए पूरी की पूरी जो आपका जो ब्रांच है ना उसकी वो बाइबिल हो गई है सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है उसी को रिवाइज करना है तो आपके पास ये पंगा भी नहीं रहेगा कि मेरे को अगर 12 सब्जेक्ट्स है तो 12 सब्जेक्ट की 12 कॉपीज कैरी करनी है कहीं पे भी अगर आप सपोज कहीं एग्जाम देने भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि मेरे को 12 सब्जेक्ट है तो 12 सब्जेक्ट की कॉपी कैरी करनी है एक आपका रजिस्टर है एक आपका नोट्स है बस उसी को कैरी करो उसी को रिवाइज तो शॉर्ट नोट्स आपका खुद का बना होना चाहिए, है ना? किसी ऐसा नहीं कि मैं फ्रेंड से ले लूँगा या यहाँ से ले लूँगा, वहाँ से ले लूँगा। आप ज़रूर उस चीज़ को किसी का रेफ़रेंस ले सकते हो, है ना? रेफ़रेंस ले सकते हो, बाकी शॉर्ट नोट्स आपका खुद का होना चाहिए और आपको जो चीज़ें लगती है उस शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। आपको अगर लगता है कोई अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मतलब ऐसा है कि उस न्यूमेरिकल को जब मैं रिवीज़न करूँ तो मैं उस न्यूमेरिकल को मुझे बना के देखना चाहिए। वो न्यूमेरिकल भी आप उस कॉपी में नोट कर लो। आपको जो लगता है, आपको कॉन्सेप्ट लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को कॉपी में नोट करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो। आपको फॉर्मूला नोट करना है, फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला तो नोट करना ही है, बट इसके अलावा न्यूमेरिकल हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, आपको जो लगता है, आप वैसे नोट करो। आपको जैसा तरीका लगता है किसी भी फॉर्मूले को याद रखने का, चाहे वो वेज तरीका हो या नॉन-वेज तरीका हो, है ना? चाहे वो वेज तरीका हो, चाहे नॉन-वेज तरीका हो, आपको जैसा लगता है फॉर्मूले को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक उस कॉपी में लिखो। वो आपकी कॉपी है दोस्त, वो किसी और के लिए नहीं बनाया है आपने, वो आपने अपने आप के लिए बनाया है। आपको जो लगता है आप उस कॉपी में लिखो, दैट इज़ योर शॉर्ट नोट्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके शॉर्ट नोट्स आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो आप। है ना? ऐसा नहीं है किसी और को आप गिफ्ट करने वाले हो उसको, अच्छे से मस्त सजा-सजा के लिखो, ऐसा भी नहीं है यार। एकदम ऐसा नहीं कि 4-5 पेन ले आए, एकदम सजा-सजा के शॉर्ट नोट्स ही बना रहे हो। अरे भाई आपका है, आपको जैसा आप कंफर्टेबल है। आपको अगर लगता है कि हाँ, मेरे को तो यार चलो मेरे को तो गंदगी में रहना पसंद है, तो आप आपको लगता है कि मैं जैसा शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ, वैसा बनाओ। आपके लिए है यार, वो शॉर्ट नोट्स में आपको लगता है जैसे मेरी आदत होती थी, मैं डिवाइड कर देता था, वहीं पे लिखता था क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स कोई और पढ़ेगा तो शायद पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं थोड़ा-सा वैसा नहीं लिखता था, सजा-सजा के लिखने की मेरी आदत नहीं थी। ठीक है, मैं वैसा लिखता था कि आपके पास एकदम छोटे-छोटे लिखता था, ठीक है ना? मतलब एक पेज में ही काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स आपको अगर सजाने की आदत है, आप सजाइए, मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए। आपको अगर लगता है कि हाँ, सजाने से एक अच्छा दिखता है, यस दैट इज़ आल्सो ट्रू। ठीक है, अगर कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो उसको बार-बार पढ़ने का मन भी करता है, तो दैट इज़ आल्सो ट्रू। बट हाँ, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक है, किसी को सजाना पसंद नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि आप एकदम सजा के ही बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने आपका शॉर्ट नोट्स आपके लिए है, आपको जैसा लगता है आप वैसा बनाइए। ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है? एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भाई शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है? और मैंने आपको तरीका बता दिया है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप 400-500 पेज की कॉपी ले लो, दैट इज़ द बेस्ट तरीका, बेस्ट वे। ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है? फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर आप फॉलो करते हो तो भी अच्छी बात है और आपको लगता है कि नहीं इससे बेटर और कोई वे है, दैट इज़ आल्सो ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि यही ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? अच्छा इसके अलावा आपके पास देखो थोड़ा-सा कॉलेज टाइम को भी आपको यूटिलाइज़ करना है। जैसे आपके पास कॉलेज में आपको पता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं सेमेस्टर में।
ठीक है, अगर आप कोई सेमेस्टर आप ले रहे हो, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में आप कोई सब्जेक्ट ले लिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, नहीं। उसमें से आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो, है ना। तो वो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप कॉलेज में ही कवर करो यार, उसके लिए अलग से टाइम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को आप घर में आके थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, है ना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, लेकिन जो आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है ना, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है, कोशिश करो उसको क्लास के अंदर, कोशिश करो उसको कॉलेज के अंदर ही खत्म कर दो। ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, और वो कॉलेज में ही पॉसिबल है। उसके अलावा घर में आके आपको उसको सब्जेक्ट को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में थोड़ा सा लगता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आप घर में अलग से बिल्कुल टाइम दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जैसे लैब रिपोर्ट्स होते हैं, है ना, कॉलेज के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट आप करते हो, है ना, जब आपका लैब होता है, तो लैब रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं। तो कोशिश करो उन लैब रिपोर्ट्स को, इन असाइनमेंट्स को आप कॉलेज के अंदर ही खत्म कर दो। ठीक है, मतलब उसका उसका प्रेशर दिमाग में लेके मत चलो कि यार वो जो चीज है ना, वो चीज मेरे को घर पे जाके नोट करूंगा मस्त से, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उसको सबमिट करूंगा। यार कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज के अंदर थोड़ा टाइम तो देखो, फ्री टाइम मिलता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे 6 से 7 क्लासेस हो रही है या 5 क्लासेस हो रही है, तो 5 क्लासेस में से सर पांचों के पांचों क्लासेस बहुत ज्यादा हैक्टिक है, ये नहीं बोल सकते। कॉलेज में कुछ ना कुछ टाइम मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि उस टाइम को आप कहीं घूमने में निकाल देते हो, कॉलेज की कैंटीन में निकाल देते हो, किसी से बात करने में निकाल देते हो, मूवी देखने में निकाल देते हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। और वही सब चीजों को तो आपको रोकना है, वही सब चीजों को तो आपको, वही टाइम को तो आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, राइट। तो कॉलेज के अंदर आपको जो भी टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर आप दिमाग में रखो कि कॉलेज का कोई भी बर्डन मैं घर लेके नहीं जाऊंगा। घर में मेरी एक अलग अलग लाइफ चल रही है। घर में अगर मैं जब जाऊंगा, या हॉस्टल में मैं जाऊंगा, या पीजी में मैं जाऊंगा, तो यार वहां पे मेरा एक अलग सिस्टम डेवलप है। वहां पे मेरे को अपने कैरियर के लिए फोकस करना है। मेरे को गेट का जो एग्जाम है, ठीक है ना, गेट के एग्जाम के लिए मेरे को फोकस करना है। तो कॉलेज का कोई भी प्रेशर लेके मैं नहीं जाऊंगा। तो जो भी लैब रिपोर्ट्स है, जो भी आपके पास असाइनमेंट्स है, कोशिश करो आप कॉलेज के अंदर ही उसको खत्म कर दो। ठीक है, कभी नहीं हो पाता, ठीक है, चलो वो एक्सेप्शनल केसेस आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब है, चलो ओके चलेगा वो, लेकिन कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूँ ट्राई करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम कर ही लोगे, लेकिन ट्राई करना तो बनता है बॉस, है ना, ट्राई तो करना पड़ेगा। ठीक, यही सारी चीजें होती है यार। मैं भी जब अपने टाइम पे मैं भी था, तो देखो मैं जो लैब रिपोर्ट्स होते थे ना, मैं कोशिश करता था, क्योंकि देखो लैब में क्या होता था, लैब में एक लैब इंस्ट्रक्टर होता है ना। वो क्या करता है, उसमें ना फिर ग्रुप बना रहता है, ठीक है, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना होता है। तो 4-5 बच्चों को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आप करवाते हो तो उसी ग्रुप में वो करवाते हैं, ठीक है। पहले वो 4-5 बच्चे आए, तो बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो क्या होता था, उसी टाइम पे मैं अपना जो लैब रिपोर्ट्स होता था या जो भी होता था, ठीक है ना, उसको मैं क्या कर लेता था, उसको मैं कंप्लीट कर लेता था। और अगर उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कोई खाली टाइम मिल रहा है, तो मैं क्लास में नहीं रहता था, मैं लाइब्रेरी चला जाता था, है ना। लाइब्रेरी आप चले जाओ, लाइब्रेरी को यूज करो ना। जो आपके पास कॉलेज ने आपको जो फैसिलिटी दी हुई है, अब फैसिलिटी को यूज करोगे। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे तो 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, बट उनकी लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनी होती है, लाइब्रेरी कार्ड तक नहीं बनी होती है यार उनकी। तो लाइब्रेरी, जो फैसिलिटी आपको कॉलेज ने दिया है, उन फैसिलिटी को तो यूज करो, ठीक है। लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक्स होती है, थोड़ी सी बुक्स से भी दोस्ती कर लो, अच्छा लगता है ना। बेचारे नहीं तो पढ़े रहते हैं वहां पे, कोई उनसे दोस्ती करने वाला नहीं होता है। तो थोड़ा जाके दोस्ती करो, थोड़े पेजेस ओपन करो, उसको भी अच्छा लगेगा, बुक को भी अच्छा लगेगा, यार कोई तो आया है। तो लाइब्रेरी को यूज करो। लाइब्रेरी तो वही मैं बोल रहा था, जब मैं अपने टाइम पे था तो मैं यही करता था। जैसे अगर आपको कोई खाली टाइम मिल रहा है, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। लाइब्रेरी में जो भी आपके पास कॉलेज के, भले मैं कुछ नई चीज ना पढूं, लेकिन जो भी कॉलेज के काम होते थे, जो भी कॉलेज के टास्क होते थे, मैं कोशिश करता था कि वो कॉलेज के साथ ही, मतलब लाइब्रेरी में ही सारी चीजें मैं कवर कर लूँ, ठीक है, अलग से मैं उसको घर जाके टाइम ना दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइब्रेरीज को यूज करो। और इसके अलावा आपके पास जो से मैंने बताया, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया इतनी बड़ी है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है ना। आप आईआईटी की साइट पे चले, आप इवन गूगल में भी नॉर्मल सर्च करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने आपको जैसे ये चीज बोला था ना, कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो, और कोई जो टॉपिक आप पढ़ लेते हो, और उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन देखते हो पेपर में, और जब उन क्वेश्चंस को आप बनाते हो, तो क्वेश्चन को जब आप बनाते हो ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप क्वेश्चन बनता है, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। तो जो भी खाली टाइम आपको मिल रहा है,
जो भी खाली टाइम आप मिल रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो मोबाइल सबके पास होता है ना, मोबाइल सबके पास है। मोबाइल में आपने देखा अच्छा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं वहीं पे बैठे बैठे ट्राई कर लिया। ठीक है, कर सकते हो यार, ये करते हैं लोग, मैंने भी किया है वही चीजें। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखते हो। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, चलो मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ लिया या मैंने मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स से क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है मैट्रिक्स के। ठीक है, चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। कोशिश करो वहीं पे ट्राई कर लो, समझ रहे ना मेरी बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, आपको बेनिफिट ही होगा। लाइब्रेरी टाइम यूज करिए, लाइब्रेरी को यूज करिए। राइट, इसके अलावा आपके पास जैसे वीकेंड का टाइम आपको मिलता है ना, तो वीकेंड के टाइम पे आपके पास थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर सकते हो घर पे। राइट, तो लेंदी टॉपिक्स हो गए। ठीक है, लेंदी टॉपिक्स आपके पास मैं बोलूंगा। ठीक है, जो वीकेंड का जो टाइम होता है, उस वीकेंड के टाइम को आप यूज करो अच्छे से, है ना। सैटरडे संडे आपको मिल रहा है, तो सैटरडे संडे आपको यूज करना पड़ेगा। अपने लिए भी टाइम दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार आपके पास सैटरडे संडे में आपको, अगर आपके पास 24 घंटे है तो 24 घंटे में से आपको 24 घंटे मेहनत करनी है, नहीं दोस्त, आप 4-5 घंटे बैठो, दैट इज सफिशियंट। वीकेंड में 4-5 घंटे, वीकडेज में 2 घंटे। ठीक है, इतना भी आप करोगे ना स्टार्टिंग फेज पे, स्टार्टिंग फेज पे, क्योंकि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपके पास आप स्टार्टिंग से ही आप इतनी स्टार्टिंग से ही आप 4 घंटा 5 घंटा बैठना स्टार्ट कर दो, नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप स्टार्ट करो तो 1 घंटा बैठो, फिर वो थोड़ा सा, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो वो बढ़ेगा, फिर 2 घंटा बैठो, फिर 3 घंटा बैठो, इसी तरीके से आपके पास। ठीक है, तो जो वीकेंड होता है ना, वीकेंड में आपके पास क्या होता है, वीकेंड में आपके पास जैसे कुछ टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स आप नहीं कवर पाए, जो टॉपिक्स थोड़े से लेंदी थे, जो 2 घंटे 3 घंटे में पॉसिबल नहीं थे, आपके पास जो लेंदी टॉपिक्स है उनको वीकेंड पे कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप इंगेज कर सकते हो वीकेंड पे, है ना। वीकेंड पे आपके पास जो टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें आपको होता है ना, क्योंकि देखो ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में आपके पास देखो थ्योरी पढ़ना इज डिफरेंट स्टोरी, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ना इज अ डिफरेंट स्टोरी, और उन कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो दोनों अलग अलग चीजें। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूंगा, नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी खुद के अंदर लानी पड़ेगी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी खुद के अंदर लानी पड़ेगी। तो जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट अलग होती है। तो आपको जब नया क्वेश्चन मिलेगा तो आप जो भी पढ़े उसको कैसे उस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हो, आप समझ रहे हैं ध्यान से। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ पे, नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पे आपको नए क्वेश्चंस मिले, तो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो आप लगाइए। फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स की भी आदत डालिए आप, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंडली आप एकदम जो आपके पास नोट्स आपको जो मिला होगा उसी पे बिलीव कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ो यार, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, जब आप सेकंड ईयर में हो तो टाइम तो होता है आपके पास। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एटलीस्ट मैं ये मानता हूं कि आपके पास एक सब्जेक्ट की ना एक स्टैंडर्ड बुक तो होनी ही चाहिए आपके पास। राइट, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो आपके पास पीके नाग की बुक होनी चाहिए, क्योंकि पीके नाग बहुत अच्छी बुक है थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए सोमेन बिस्वास की बुक। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड बुक है हर एक सब्जेक्ट का, आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक तो एटलीस्ट आपके पास रहना चाहिए। एटलीस्ट घर वालों को भी तो लगे कि भाई इस ये लड़का बुक को खरीदता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट से पढ़ता है, आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप जिस रूम में पढ़ रहे हो ना, 4-5 बुक्स दिखती है तो अच्छा लगता है, माहौल अच्छा लगता है। तो इस एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कोशिश करो इस चीज को। और थोड़ा सा आपके पास, देखिए जब गेट का जो एग्जाम है ना, गेट के एग्जाम में आपको कुछ चीजें, जैसे आपके पास डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये तो दिखाना पड़ेगा, ये जरूरी है ना। मतलब ये एग्जाम बाकी एग्जाम जैसा नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसा नहीं है कि एक रात में आप पढ़ोगे और एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक लंबे टाइम की मेहनत होती है। ठीक है, एक लंबे टाइम की मेहनत होती है, और वो लंबे टाइम की मेहनत तभी आ पाएगी जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे, है ना, आपके गोल की तरफ डेडिकेशन रखोगे, तभी आपके पास ये पॉसिबल। ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना, जो सक्सेस होता है वो सक्सेस आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास एक दिन में आपको सक्सेस मिले, लंबी जर्नी होती है, और वही लंबी जर्नी आपको मेंटेन करनी है। वही लंबी जर्नी में आपको कंटिन्यूअस आपको मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट क्योंकि आएंगे प्रिपरेशन के, जब आप दौर में होते हो ना तो आपको मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, और डिमोटिवेशन, कभी कभी आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओ, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा डिमोटिवेशन आ जाएगा आपके पास, कुछ टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है उतने, है ना। न्यूमेरिकल्स आप बना लियो, कोई टॉपिक को आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसके न्यूमेरिकल जब आप बनाने जा रहे हो तो आपसे बार बार गलतियां हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डिमोटिवेशन भी आएगा। कई बार ऐसा लगेगा यार ये जर्नी मेरे लायक नहीं,
है ना? ये जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये जो मैं गेट की प्रिपरेशन की सोच, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। आपको ऐसे थॉट्स भी आएँगे, राइट? बट जो आपके पास ये जो डीमोटिवेशन है ना, इसको ओवरकम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना? आप हमसे भी बात कर सकते हो, ठीक है? जैसे हमारे सेशंस होते तो कई बच्चे कमेंट के थ्रू हमसे बात करते, तो आप यार जो भी टीचर्स को आप मानते हो, आप उन टीचर से बात, कभी भी आप लाइफ में ऐसा फील करते हो, कभी भी आप प्रिपरेशन के दौरान में हो और कभी भी आपको लो फील आप करते हो, तो लो फील आप करते हो तो पर ज़रूर आप बात करिए, है ना? कुछ चीज़ें हम समझाएँगे, कुछ चीज़ें आपकी गलतियों पे रोशनी डालेंगे, गलतियों के बारे में आपको बताएँगे, बेटा आपको ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, है ना? तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ही बनेंगी, ठीक है? तो कभी भी आपको लगता है बात करना है तो आप बिल्कुल बात करो, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और इस टाइप के सेशन आगे भी मैं लेके आता रहूँगा, है ना? बस आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एन्जॉय करो। मैं यही बोलता हूँ हमेशा, आप प्रिपरेशन का जो दौर है, बर्डन की तरह मत लो, एन्जॉय करो इसको। ये एक बहुत अच्छा फ़ेज़ होता है ना? लाइफ़ में सीखने का, ठीक है? तो जो सीखने वाला जो टाइम होता है ना? वो वाक़ई में बहुत ही आई कैन से यार बड़ा ही ब्यूटीफुल टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। जब नई चीज़ें हमको समझ में आती है ना? तो एक खुद के अंदर एक मोटिवेशन जागता है ना? मैं ये भी बोलता हूँ कि डिमोटिवेट भी हो गए। लेकिन जब आप कुछ नई चीज़ें सीखते हो ना, तो एक अलग से एनर्जी आपके अंदर आती है, राइट? तो ये जो टाइम होता है ना, ये जो प्रिपरेशन का जो दौर होता है, ठीक है? ये बड़ा ही सुंदर टाइम होता है ना? इस टाइम को आप एन्जॉय करो, एन्जॉय करते हुए पढ़ो, खुश रह के पढ़ो। जब आप खुश रहते हो ना, तो खुश रहते हो तो आपके पास बड़ी से बड़ी जो तकलीफ होती है ना, उसको आप ईज़िली ओवरकम कर लेते हो, ठीक है? कोई कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप परेशानी में होते हो, जब आप दुःख में होते हो ना, देन वो चीज़ें, आप छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो एन्जॉय करिए, है ना? आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपके पास पूरी की पूरी टीम द्रोणा यहाँ पे है, ठीक है? आप किसी भी टीचर से जो भी आपको लगता है कि हाँ, मेरे को बात करनी चाहिए, आप बात कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।